तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपके नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समयगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है ना। ऑप्शन दे रखा है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, बट बाकी का ऑप्शन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं ना। अध्यापकों की कोई सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। देखिए ये बात कहना आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे का समयगात्मक विकास है, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, उसमें एक टीचर्स का भी जो है रोल होता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश नहीं, हमें प्रजातांत्रिक परिवेश रखना है कक्षा कक्ष का, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। कक्षा कक्ष का आधिकारिक परिवेश नहीं, ये सेम जब बात जो है आपको यहाँ पर दे रखी है, तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सबसे करेक्ट हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, जहाँ पर कि जो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट है उसका ध्यान रखा जाए, उसके इंटरेस्ट, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उसको जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है ना। देखिए खुले अंत वाले प्रश्न, ये देखिए आपका रचनात्मक आकलन कार्य होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें पूछा है रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। परियोजना, ठीक है, इसमें भी क्या करेगा, बच्चे की जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी, तो ये भी आपका होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा। अवलोकन, इसमें भी बच्चा क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, चीज़ों को देखेगा, ठीक है। ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना, यही जो है, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए महत्वपूर्ण है पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना, ठीक है। देखिए ये कहीं ना कहीं आपका एक तरीके से बच्चे यहाँ पर क्या करेगा, नकल करेगा, है ना, रोट नरेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है। समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, है ना, कि ये भी बात जो है आपका यहाँ पर गलत होगा कहना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, समूह में अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाते जब वो चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। तो ये भी आपका नहीं होगा, है ना। विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना नहीं, हमें क्या करने हैं, विद्यार्थियों को क्वेश्चन पूछने के अपॉर्चुनिटी प्रदान करने, अवसर जो है प्रदान करने, है ना। बच्चा क्या करे, क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव वो क्वेश्चन करे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है अनदेखा करना। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक प्रभावशाली टीचर वही होता है जो कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए क्या पूछा है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, यानी कि उसके प्रयासों को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है ना, इससे तो बच्चा और भी अच्छी तरीके से सीख पाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। अध्यापकों के अनुसार कार्य करना नहीं, बच्चा क्या करता है, अपने पर्यावरण से खुद चीज़ों को खोजता है और खुद सीखता है ना। अध्यापक क्या करता है, एज ए फैसिलिटेटर, सुविधादाता के रूप में काम करता है, ठीक है। तो टीचर के अनुसार या फिर अध्यापक के अनुसार कार्य करना, यही बात जो है आपका यहाँ पर सही नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा सही नहीं है ना। बच्चों को स्वीकार करना, ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी नहीं होगा। अध्यापक का सकारात्मक रुख, तो ये भी आपका नहीं होगा, इससे भी बच्चा जो है अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा। तो सही नहीं पूछा था, निगेटिव ऑप्शन आने की, तो आप यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है ना। फर्स्ट क्या दे रखा है, लड़कों को घर से बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। देखिए ये कहना आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़के तो पहले से ही बाहर के काम करते हैं ना। ये तो हमारे समाज में पहले से ही चला आ रहा है कि लड़के क्या करेंगे, बाहर के काम करेंगे, लड़कियां जो है घरों के काम करेंगी। तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को, लैंगिक रूढ़िबद्धता को, जो समाज में हमारे पहले से चला आ रहा है। तो ये तो आपका होगा नहीं, है ना। लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, देखिए ये बात जो आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, समाज की रूढ़ियों को तोड़ेंगे एक तरीके से, है ना।
लड़के भी जो है घर के काम कर सकते हैं, लड़कियां भी बाहर के काम कर सकती हैं, है ना। तो ये बात आपके यहाँ पर कहना बिल्कुल सही हो जाएगी। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। इसमें बच्चा जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करेगा, है ना। लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, तो लड़कियां तो पहले से ही घर के काम करती हैं, है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दड़पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। देखिए जो बच्चा है ना, ये किस चीज़ का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? डिसलेक्सिया को। इसमें क्या होता है, जो बच्चे को जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? रिवर्स दिखाई देते हैं। जैसे कि वाच को क्या पढ़ेगा बच्चा? सा पढ़ सकता है ना। बी को क्या पढ़ेगा? डी पढ़ेगा, है ना। यानी कि दड़पण छवि, विपरीत छवि जो है एक तरीके से उसको दिखाई दी है। बट ऑप्शन में आपको कहीं पर भी डिसलेक्सिया तो दे नहीं रखा है ना। तो जो डिसलेक्सिया ये क्या होता है? लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम असक्तता का एक प्रकार होता है ना। तो सीटेट वाले क्या करते हैं? एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछेंगे। तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। आपको ये पता चल गया कि ये क्या डिसलेक्सिया है, ठीक है। बट डिसलेक्सिया जो है ये किसका प्रकार है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम में असुविधा, ये कहना आपका यहाँ पर गलत होगा। अधिगम में कठिनाई, अधिगम में समस्या, तीनों बात आपकी जो है एक ही दे रखी है। तो तीन तो ऑप्शन आपके यहाँ पर हो गए नहीं, है ना। तो बी वाला ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, कभी भी रोड मेमोराइजेशन को बढ़ावा देने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेड पर देखिए, हमें जो विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है उस पर फोकस नहीं करना है, विद्यार्थी के सीखने पर फोकस करना है। जब विद्यार्थी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख जाएगा तो अंक तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, देखिए ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी, है ना। बच्चा क्या होगा? एक्टिव होगा, सक्रिय होगा और अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा तो अंक वगैरह तो अपने आप ही आ जाएंगे, है ना। शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, ठीक है। देखिए अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, ये भी कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। क्योंकि जो ऑप्शन नंबर सी है आपका, ये ऑप्शन नंबर डी को भी अपने अंदर समाहित करता है ना। तो सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? देखिए जो प्रतिभाशीलता होती है किसका संयोजन है? उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता की। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देखिए जब भी आपका सेग्रीगेशन, वर्गीकृत, अलग थलग करने की बात आ जाए तो वो ऑप्शन आपका कभी भी नहीं होगा, ठीक है। जो गलतियां होती है क्या होती है? सीखने में हेल्प करती हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, देखिए ये कहना तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। सी के दे रखा है, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है, ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है। बट हम डी को भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। देखिए डी आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करती है? बच्चे के विचार को जानने में हेल्प करती है, बच्चा कितना सीखा, किस तरीके से सीखा, ठीक है, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई है, सारी चीज़ें किससे पता चलता है? बच्चों की गलतियों से ही तो हमें पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। गलतियाँ होती है वो क्या करती है? सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है ना। देखिए आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन बोले आपसे, या फिर क्रिएटिविटी की बात करें, सृजनात्मकता की बात करें, वो कैसे संबंध हो जाएगा? अपसारी चिंतन। इसमें क्या करता है बच्चा? आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, यानी एक ही समस्या के कई सारे समाधान जो है बच्चे के पास होते हैं, है ना, यानी मल्टीपल टाइप ऑफ आंसर। तो देखिए एक क्वेश्चन को आपको कई तरीके से पूछेगा, कभी पूछ देगा कि सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है ना। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्या होती है, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। जब भी जो है, ठीक है, कई दिशाओं में सोचने की बात हो तो वहाँ पर हमेशा ही आपका क्या होगा? अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो ध्यान में रखिएगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे, है ना।
अभी सारी चिंतन आपका क्या होता है जिसमें कि किसी क्वेश्चन के एक ही आंसर बताया जा सके, जैसे कि जो आपके वन लीनियर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं आपके अभी सारी कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों के आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में पदोन्नत करना है। देखिए ये बात कहना आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, जो आकलन होता है इसका ये लक्ष्य नहीं होता है ना। उन विद्यार्थियों को पदोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, नहीं, ये भी बात आपकी कहना गलत है। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन लाना, हाँ, इसीलिए तो जो बच्चे का असेसमेंट है, जो आकलन है, वो किया जाता है ताकि बच्चे के सीखने में कहाँ पर कमी रही ये इसके बारे में पता लगाया जा सके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है जो टीचिंग मेथड है उसमें चेंज लाया जा सके, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कक्षा में प्रतिभाशालिता तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, नहीं, हमें बच्चों को अलग थलग नहीं करना, लेबलिंग नहीं करनी है उनकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी, ए आपकी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे कि अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, ठीक है। देखिए नहीं पूछ रखा है, निगेटिव ऑप्शन है ना। विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, तो देखिए यही जो है सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाएगा, है ना। तो हमसे निगेटिव पूछ रखा था, तो ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषय वस्तु पर का प्रश्न बनाना, ये बात आपकी जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगी, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना, इससे भी क्या करेगा बच्चा अच्छे तरीके से सीख पाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा, तो ये भी नहीं होगा। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है ना, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर निगेटिव पूछ रखा था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। देखिए शाब्दिक का मतलब आपका क्या होगा, जैसे कि बच्चों को डांटना, धमकाना, ठीक है, एक तरीके से उसको शाब्दिक दंड देना, ठीक है। गैर शाब्दिक का मतलब क्या होगा, उसको डंडे से पीटना, या फिर हम लोग जो टीचर्स थे वो क्या करते थे धूप में खड़ा करा देते थे, है ना। तो ये क्या होता है, एक तरीके का आपका गैर शाब्दिक दंड हो गया, है ना। तो इससे क्या होता है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, नहीं, इससे बच्चे कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, है ना। इससे क्या होती है, जो उनकी अवधारणाएं होती है वो नष्ट हो जाती हैं। बच्चों की छवि के सुधार करना नहीं, वो बच्चा दंड की वजह से किसी कार्य को करता है ना, वो खुद से किसी कार्य को नहीं करता है। फिर उनके अंकों में सुधार करना, ये बात आपकी कहना बिल्कुल गलत है। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ये बात जो है आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी एनईपी हो गई, एनसीएफ हो गया, वो क्या कहता है, हमें बच्चों को दंड नहीं देना है ना, क्योंकि बच्चे की अवधारणाएं क्या होती है, नष्ट होती है। बच्चा कुछ टाइम के लिए तो दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करता है ना, बट उसके बाद में उस कार्य में उसकी इंटरेस्ट नहीं रह जाती है, रुचि नहीं रह जाती है, क्योंकि वो दंड की वजह से किसी कार्य को कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है ना। देखिए क्या दे रखा है, देखिए ऑप्शन ए दे रखा है भाई बहन एवं अध्यापक, ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बाल्यावस्था की बात हो रही है ना, ठीक है। क्योंकि दे रखा है बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, तो कौन, भाई बहन एवं अध्यापक। बाकी के ऑप्शन आपके यहाँ से हटेंगे। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, है ना। देखिए क्या कर रहा है बच्चे को, ठीक है, स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना है, किसको प्रतिबिंबित करता है, प्रेरणा के सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना को, नहीं, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, नहीं, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए जो बाल्यावस्था है वो आपकी कब से कब तक होती है, 6 से 11 साल तक, है ना, या फिर उसको 6 से 12 साल भी कह लीजिए। इसमें कि जो बाल्यावस्था है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका होता है 2 से 7 साल, यानी कि लिटिल चाइल्डहुड या फिर पूर्व बाल्यावस्था कह लीजिए, ठीक है, या फिर प्रारंभिक अवधि कह लीजिए बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। और एक क्या होता है आपका
लेटर चाइल्डहुड, है ना, यानी कि मध्य बाल्यावस्था कह लीजिए इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा 7 से 11 साल का होता है ना। तो ध्यान में रखना है, बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, और दूसरा क्या होता है आपका मध्य बाल्यावस्था जो कि 7 से 11 साल का होता है। अब जो 2 से 7 साल की अवधि होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है, हिंदी पेडागोजी में भी, इंग्लिश पेडागोजी में भी, और उसके बाद में आपको सीडीपी में तो देखने को मिलेगा ही, है ना। क्या पूछा है, भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है ना, जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो उसके लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, तो यही 2 से 7 साल की जो पीरियड होता है वही क्या होता है, भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है। तो ध्यान में रखना है, अगर आपसे पूछ दे कि बच्चे के भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी होती है, तो आपको एक ही नाम याद रखना है, पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। हिंदी में अनेकों नाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि दे देगा पूर्व बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, है ना, और भी एक आध दो नाम आपको दे सकता है, बट इंग्लिश में याद कर लीजिएगा अर्ली चाइल्डहुड, है ना। तो ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 60 क्वेश्चन, कितने सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे हैंड रिटन नोट्स भी शेयर किए हुए हैं, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में वो नोट्स है, जो भी अभ्यर्थी खुद से नोट प्रिपेयर नहीं कर पाते, यानी कि उनको टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत सारे लर्नर ऐसे भी हैं जो कि हाउस वाइफ है, या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कि बाहर जाके काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स शेयर किए हुए सभी सब्जेक्ट के, है ना। अभी मेरे पास 1-2 सब्जेक्ट का नहीं है, जैसे कि एसएसटी का नहीं है मेरे पास अभी, और संस्कृत का नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट के मैंने जो है वहाँ पे नोट्स शेयर किए हुए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जो है नोट से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद के भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। देखिए, जो नोट्स है बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं कि आपको कोई पेमेंट वगैरह करनी है। तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करिए, ठीक है। और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पर शेयर कर देती हूँ, ठीक है, विथ आंसर, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति कमेंट करते हैं कि मैम आप आंसर नहीं शेयर करती, तो मैंने आंसर भी जो है पीडीएफ में आप ऐड करके वहाँ पर आप लोगों को शेयर कर दिया है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।